हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस चालू कर दिया गया है और ये 10 सेट यहाँ पे कराए जाएंगे। और ये टोटल जो प्रैक्टिस सेट्स हैं जीएस यानी सामान्य अध्ययन का, ये आपका दूसरा जो चैनल है वनडे जंक्शन उस पर मिलेगा। ये जीआईसी का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, वनडे जंक्शन पे इसलिए ये कराया जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपका टोटल जीएस का ही पार्ट चल रहा है। अभी इस पे क्या है कि जो आपका ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपका टोटल ज्योग्राफी का ही मटेरियल अवेलेबल होता है। तो इसीलिए जीएस के लिए एक अलग चैनल बनाए गए हैं। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, प्रमोट भी करें। और क्योंकि यहाँ पे आपको जो टोटल प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे जीएस के, ये टोटल फ्री होंगे, इसका कोई भी कास्ट नहीं लिया जाएगा। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। प्लस यहाँ पे वीडियो के लिंक के नीचे आप देखेंगे वहाँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करा दिया जाएगा आपको। उस टेलीग्राम चैनल पे आपको टोटल जो है जो ये प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। और वहाँ पीडीएफ के साथ साथ आपको एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक, तो आपको कैसे यहाँ पे चैनल पे जाना है सारी चीज़ें यहाँ पे बता दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ जाके आप YouTube पे जाइएगा, वहाँ पे वनडे जंक्शन लिखिएगा, स्पेस मत दीजिएगा वनडे के बीच में। ठीक, तो पहला जो चैनल खुल के आएगा इसी चैनल पे आपको ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इस पे ज्योग्राफी के और भी वीडियोज़ हैं, प्लस जीएस के भी वीडियो हैं। ठीक, तो यहाँ से आप करेंट का भी और जीएस का भी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाएंगे। जीआईसी का प्रीवियस ईयर भी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, जीएस का भी और ज्योग्राफी का भी। ठीक, ज्योग्राफी का आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जबकि जीएस का आपको कहाँ पे मिलेगा, वनडे जंक्शन पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। ठीक, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को। और यहाँ पे आपको ये भी बता दिया जाए जो जीएस का प्रश्न रहेगा ये 40 आएगा, और जो आपके विषय का होगा ये 80 प्रश्न होंगे। टोटल जो 120 प्रश्न होगा और ये कितने मार्क्स के होंगे, 300 मार्क्स के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होगी। और मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं कि वहाँ पे सामान्य हिंदी और निबंध प्लस जो है जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा वो रिटेन होगा यानी लिखित होगा। 50 वर्ड, 100 वर्ड और 150 वर्ड, 250 वर्ड। ठीक, वहाँ पे 3 सेक्टर डिवाइड किए गए हैं, उस तीनों में आपको 250 वर्ड, 150 वर्ड और 50 वर्ड में आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न जो दिया गया है कि हु डेसिफर्ड ब्राह्मी स्क्रिप्ट एज एट फर्स्ट। यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है। ए कनिंगम, एच दानी, ब्लूफर्ड, जेम्स प्रिंसेप। तो सर्वप्रथम जो है जो ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में प्राप्त की थी। अशोक के अभिलेख जो थे वो किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जिसको पढ़ने का श्रेय किसको जाता है, ये जेम्स प्रिंसेप को जाता है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न है, एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम लोग करते हुए चलें। ठीक, यहाँ पे आपका जो दूसरा प्रश्न दिया गया है ये मैच कराने के लिए दिया है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में राजा और उनकी रानियाँ। ठीक, तो यहाँ पे जो कर्णदेव की रानी का क्या नाम है, तो कर्णदेव की रानी जो है अवल्य देवी हैं। ठीक, गया कर्ण की जो रानी है उनका नाम है अलहण देवी। तो गया कर्ण का यानी बी का 3 हो जाएगा। और कोकल का जो कोकल द्वितीय की जो रानी है ये कौन है, ये है गंगा देवी। ठीक, जयसिंह की आपका हो जाएंगी केलहड़ देवी। ठीक, तो इस आधार पे आपका ए विकल्प राइट हो जाएगा। और अगला देखिए कि दिया है कि विच हिस्टोरियन हैड रिकॉग्नाइज्ड दीन ए इलाही एज अ रिलीजन। तो किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था। तो दीन ए इलाही को किस इतिहासकार के द्वारा धर्म कहा गया, अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दीन ए इलाही की जो स्थापना की थी ये किसने किया था, अकबर ने किया था। और अब्दुल कादिर बदायूनी ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था और अकबर ने दीन ए इलाही को 1582 में स्थापित किया था। बदायूनी ने अकबर से कहा कि यह धीरे धीरे जो है इस्लाम से दूर हो गया और उसने हिंदू, ईसाई, पारसी, बदायूनी क्या लिखता है, अकबर के बारे में लिखता है और ये बोलता है कि अकबर जो है धीरे धीरे इस्लाम से दूर हो गया और उसने हिंदू, ईसाई, पारसी इत्यादि धर्मों के आचार्यों को बुलाकर एक धर्म की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने दीन ए इलाही रखा। बीरबल इस धर्म को अपनाने वाला पहला हिंदू था, ऐसा अब्दुल कादिर बदायूनी लिखता है। ठीक, ये इतिहासकार हैं, इनकी अपनी अलग
और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मिलान करना है। तो इसमें दिया है कि जो युद्ध हुआ है और उसका ईयर दिया गया है, ठीक। तो आपको यहाँ पे देखना है कौन सा युद्ध किसके बीच हुआ है। तो 1556 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1556 में क्या कौन सी घटना घटित हुई थी, तो एसेसन ऑफ अकबर यानी अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत आ गई थी और उसे अधिकार प्रदान किया जाने लगा था। तो यहाँ पे अधिकार हो गया 1600 में, ठीक। और 1680 में क्या हुआ था, शिवाजी का देहांत हो गया था, डेथ ऑफ शिवाजी। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था यानी आक्रमण हुआ था, ठीक। तो नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण जो है 1739 में हुआ था। इस आधार पे जो कूट आपका मैच करेगा ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका बी का हो जाएगा, ठीक। और अगला दिया 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में, BNWFP या केरल या असम। तो जो मोपला विद्रोह हुआ था ये मालाबार ज़िले में हुआ था, तो 1921 में हुआ था, ठीक। यहाँ से ये भी याद रखिएगा मोपला विद्रोहों के बारे में एक प्रश्न आपका निश्चित रूप से पूछा जाएगा और आपके सिलेबस में भी डायरेक्ट मेंशन है, ठीक। और सिलेबस में ये भी मेंशन है कि इसमें आपका मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है 1921 का मोपला विद्रोह केरल के माराबार जिले के एर्नादेवंग बल्लवालद तालुका से ये चालू हुआ था। ये एक प्रकार का किसान आंदोलन था। तो कहाँ से ये था मोपला विद्रोह, कहाँ पे, केरल से चालू हुआ था। और ये विदेशी जो थे यानी अंग्रेज़ थे उनके हुकूमत के विरुद्ध ये चालू किया गया था। और इस आंदोलन को महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े नेताओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। इस आंदोलन के जो मुख्य नेता थे, ठीक, मोपला विद्रोह के, वो मुख्य नेता अली मुसलियार थे। 1922 में इस आंदोलन ने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया, लेकिन शीघ्र ही इस आंदोलन को कुचल दिया गया। इसी को आधार बनाकर BD सावरकर ने मोपला नामक एक उपन्यास लिखी थी, ठीक। अगला देखिए कि विच कांग्रेस सेशन सपोर्टेड द स्वदेशी एंड बाइकाट मूवमेंट फॉर बंगाल इन 1905 यानी कि 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। कलकत्ता अधिवेशन, बेलगाम, कराची या बनारस। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, बनारस में हुआ था, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। इसी समय जो बंगाल की विभाजन की रूपरेखा भी जनता के सामने रखी गई थी और 20 जुलाई को विभाजन कर दिया गया था। बाद में हालांकि 1911 में आप जानते हैं कि वापस ले लिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था इसी समय। और 1905 में हुए बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। वे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन भी उन्होंने किया था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन है ये आपका ढाका, कलकत्ता, लाहौर, कराची। तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था मुस्लिम लीग का 1906 में। आगा खां के नेतृत्व में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक संगठन की स्थापना होती है और इसका पहला जो अधिवेशन है ये कराची में 1907 में आयोजित किया जाता है। और 1908 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी, ये भी याद रखिएगा, जो 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक। और यही अंग्रेज चाहते भी थे कि फूट डालो और राज करो की नीति में अलग अलग यदि इन लोगों के पृथक निर्वाचक मंडल दे दिए जाएंगे तो ये आपस में अलग अलग लड़ेंगे और अलग अलग सांप्रदायिक दंगों का फ़ायदा वहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो यही इसी का फ़ायदा जो अंग्रेज़ों ने काफ़ी उठाया था। और अगला देखिए 8 नंबर का, हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन समझौता में मध्यस्थता की भूमिका किसके द्वारा अदा की गई, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 का ये समझौता था आपका, ठीक। तो उस समय जो है 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ होती है और 5 मार्च 1931 ईस्वी को अंततः एक समझौते पर हस्ताक्षर होता है जो गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें किसने मध्यस्थता भूमिका अदा की थी, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, एनी बेसेंट या चिंतामणि, ठीक। तो इसमें जो मध्यस्थता किए थे वो तेज बहादुर सप्रू एवं जयकर, इन दोनों के प्रयत्नों से ही ये आपका
दिल्ली फैक्ट हुआ था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति बनती है। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो किसमें गांधी जी ने या कांग्रेस ने भाग लिया था? तो ये केवल द्वितीय में भाग लेते हैं। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है 14 नंबर देखिए कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सबसे अधिक राज्य हैं? तो किस राज्य का जो किस न्यायालय का, जैसे उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो इनका क्षेत्राधिकार अलग अलग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका जो है ज़्यादा राज्यों में है क्षेत्राधिकार। तो यहाँ पे जो आपका मद्रास है, कलकत्ता, बम्बई, गुवाहाटी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है इसका क्षेत्राधिकार असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ तक है। किंतु त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय में उच्च न्यायालयों की स्थापना के बाद गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, वर्तमान में भी ये सर्वाधिक राज्यों तक सीमित है। तो इसकी स्थापना गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। 9 नंबर का प्रश्न देखिए कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिवेशन ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, देखिए आपका यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कब जो है ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए थे। ठीक, तो यहाँ पे दिया वुड डिस्पैच, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 53 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए इसे खर्च करें। ठीक, तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उस समय जो है पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए और इस अधिनियम में ये भी किया गया कि कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया। हालांकि चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उस पर एकाधिकार बना रहा। व्यापारिक लेन देन या राजस्व खाते अब अलग अलग रखने होंगे और ईसाई मिशनरियों को भारत में बसने की छूट भी 1813 के चार्टर के द्वारा मिल गई थी। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज़ टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के किन अनुसूचियों में से एक को संशोधित किया जाना जरूरी है? ठीक, तो नए राज्यों का पहली, दूसरी, तीसरी या 5वीं, तो नए राज्यों का यदि सृजन करना है या उसको किसी राज्य क्षेत्र में मिलाना है तो इसका काम कौन करता है? संसद करती है। और किस अनुसूची पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें पहली जो अनुसूची है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान का अनुच्छेद जो 2 और 3 है इसके संबंध में वो यहाँ पे प्रावधान किया गया है। ठीक, किसने कहा था कि भारत जो है एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ब्राइस जेनिंग्स लास्की या व्हीयर। ठीक, तो भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है, यह कथन केसी व्हीयर ने कहा था। जबकि डी बसु के अनुसार भारत का जो संविधान है इसमें एकात्मकता और संघात्मकता दोनों का मिश्रण पाया जाता है। तो केसी व्हीयर के अनुसार था ये। ठीक, अगला देखिए भारत 15 नंबर है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं? तो किस राज्य के 3 तरफ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक, तो विकल्प में आपका असम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है। यदि आप त्रिपुरा का यहाँ पे देखिए ये आपका मिजोरम है तो मिजोरम विकल्प में है नहीं, तो त्रिपुरा की बात करें तो इसके तीनों ओर जो है बांग्लादेश है। तो यदि पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता, लेकिन प्रश्न में दिया है कि 3 तरफ अर्थात दिशाओं की बात कही गई। इस आधार पर जो उत्तर हो जाएगा ये त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। विकल्प में आप ये भी देखिए पश्चिम बंगाल भी है। तो यदि आप पश्चिम बंगाल का यहाँ पे देखिए बनाएंगे तो पश्चिम बंगाल यहाँ पे बांग्लादेश से हो गया, ऊपर यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है भूटान से भी यहाँ पे मिलता है आपका। ठीक, तो इस आधार पे ये भी कहा जा सकता है कि 3 तरफ से ये भी घिरा है, लेकिन यहाँ पे दिया है पश्चिम बंगाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूता है, जबकि प्रश्न में दिया है कि 3 तरफ से यानी दिशाओं की बात कही गई। इस आधार पे त्रिपुरा सही है।
ठीक, छोटी छोटी इन बातों का ध्यान जरूरी है, क्योंकि जो पीजीटी की परीक्षा आप लोगों ने दिया होगा उसमें बहुत नज़दीकी विकल्प होने की वजह से बहुत लोगों के प्रश्न यहाँ पे गलत हुए। अगला देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन नीति प्रारूप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग, भारतीय गुणवत्ता परिषद, वित्त आयोग, नीति आयोग एवं भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयोग से। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग और भारतीय गुणवत्ता परिषद के संयोग से यह अवसंरचना और विकास कार्यक्रम परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए बढ़ावा दिया गया। अगला देखिए, यहाँ पे 16 नंबर दिया है कि नोंग कर्म नृत्य। नोंग कर्म नृत्य जो नृत्य का उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका वार्षिक नृत्य है जो मेघालय में मनाया जाता है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है, अगला है यहाँ पे आपका 17 नंबर। इसको आगे वाले पेज पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये भी ध्यान देना है आपको कि सभी सेट का जो पीडीएफ आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है, ये आपको वनडे जंक्शन का जो यूट्यूब चैनल होगा वहाँ पे यही वीडियो मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आपको ये पूरा लिंक अवेलेबल रहेगा कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे 13 नंबर देखिए, आर्टिकल 21A यानी अनुच्छेद 21 का ए यहाँ पे लिखा गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार निम्न द्वारा भारतीय संविधान में अंतर्विष्ट किया गया। यानी कि संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया कि 6 से 12 तक यहाँ पे आपका जो दिया गया है। ठीक, तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, ठीक, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार यानी कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21A को संविधान में अंतः स्थापित कर दिया गया, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूलाधिकार बनाया गया। ठीक, इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो मूलाधिकार है इसमें जोड़ दिया गया था, ये 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। किस संशोधन के अकॉर्डिंग? 86 के अकॉर्डिंग ये जोड़ा गया था, और इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मूलाधिकार बनाया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 45 का ए और अनुच्छेद 51 के ए के भाग 11 में ये जोड़ दिए गए थे। यानी कि आपका इससे मूल कर्तव्य भी प्रभावित हुआ था और मूलाधिकार भी प्रभावित हुआ था। ठीक, तो आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है 17 नंबर प्रश्न देखिए कि इसमें दिया गया है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दो दिए गए हैं, और इसमें आपका मैच कराना है। और ये जनजातियाँ दी गई हैं, एक तरफ गद्दी है, टोडा है, खासी और नागा है। ठीक, नागा जनजातियाँ। तो यहाँ पे जो टोडा जनजातियाँ ये कहाँ पे हैं? आपका नीलगिरी की ढालों पे है। तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यहाँ पे ये तीनों को बॉर्डर बनाती हैं, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु भी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो टोडा जनजाति हो जाएगी, किससे हो जाएगी? तमिलनाडु से। गारो खासी जयंती आप जानते हैं मेघालय की हैं। ठीक, और नागा जो है ये यहाँ पे आपका दिया गया है मणिपुर और हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो गद्दी हो जाएगा, गद्दी आपका कहाँ की है? हिमाचल की है। और आपका जो नागा हो जाएगा ये नागालैंड और मणिपुर पे यहाँ पे आ जाएगा। तो नागा जनजातियाँ आपका यहाँ पे मणिपुर हो जाएंगी। ठीक, तो इसमें आपका जो राइट आंसर इस यहाँ पे मैच कराने के लिए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए विकल्प दिया गया है, तो इस आधार पे आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि वायुदाब सबसे कम होता है विंटर सीजन यानी शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में। तो वायुदाब कब कम होता है सबसे? तो चूँकि जब टेम्परेचर बढ़ता है, आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि वायुदाब सबसे कम होता है शीत ऋतु में, बसंत में, शरद में या ग्रीष्म में। तो ग्रीष्म ऋतु में चूँकि सूर्य की किरणें क्या होती हैं? सीधी पड़ती हैं, जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि निम्न दाब क्रिएट होता है। ठीक, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर में जो संबंध है क्या है? ये आपका यूनिवर्सली है, यानी कि प्रतिलोमन संबंध या व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के ये। ठीक, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 24 का। 24 में दिया कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस अधिकतम उत्तरदायी होती है? ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस अधिकतम उत्तरदायी है? तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ज़्यादातर
मुख्य रूप से ये उत्तरदायी मानी जाती है, क्योंकि इसका योगदान जो है ग्लोबल वार्मिंग में मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न देखिए कि शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। जो एंडोस्कोप लगाया जाता है, ठीक, शरीर के अंदर के भागों को देखने के लिए जो एंडोस्कोप यूज किया जाता है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो यह एंडोस्कोप है, ये आपका अपवर्तन पे, परावर्तन पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, वर्ण विक्षेपण पे, तो ये कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे काम करता है जो एंडोस्कोप होता है, राइट। तो इसमें एंडोस्कोप जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अगला देखिए 25 नंबर, समुद्री खरपतवार निम्न में से किसके महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं? जो समुद्री खरपतवार है ये आयोडीन के महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। अगला देखिए सेबी की जो स्थापना हुई है ये किस वर्ष हुई है? तो सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि को बढ़ाने के लिए या उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश लाया गया था, इसके द्वारा सेबी को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। सेबी अधिनियम को संशोधित कर दिया गया था 1992 में। इसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार भी शामिल कर दिए गए। सेबी का जो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में स्थापित किए गए हैं। तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर जो प्रश्न है, इसको देखिए। 20 नंबर में दिया है कि पानी का जो pH वैल्यू होता है वह कितना होता है? तो शुद्ध जो जल होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? वो 7 होता है। ठीक, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम या फिर मेडुला। तो शरीर का जो टेम्परेचर बैलेंस करता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक, तो मस्तिष्क में 3 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य होता है, तीसरा पश्च मस्तिष्क होता है। तो अग्र मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क ये सबसे बड़ा होता है, सेरिबेलम इसे कहा जाता है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग भी होता है और ये शरीर का संतुलन बनाए रखने या मांसपेशी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का काम करता है। जबकि थैलेमस जो है ये आपका अंडानुमा एक पिंड होता है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। ये उन संवेदी अंगों के लिए एक प्रसरण केंद्र का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क की ओर जाती हैं, जबकि हाइपोथैलेमस से प्रेरित होकर या हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार, काम भावना या तापमान, इन सभी का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। जबकि मेडुला क्या करता है? तो मेडुला जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा, लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन या अन्य जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उस पर नियंत्रण मेडुला के द्वारा होता है। यानी कि जो हाइपोथैलेमस है ये काम भावना, टेम्परेचर, घृणा, क्रोध, प्यार, भूख, ठीक, या दूसरे से साथ आपका बिहेवियर कैसा हो, ये सारी चीज़ों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं 27 में, गेहूं में जो बौनेपन के लिए जीन होता है वो कौन सा होता है? तो गेहूं में जो बौनेपन का जीन है ये नोरिनटिन होता है। ठीक, तो यहाँ पे बी आपका नोरिनटिन जो है बौनेपन की जीन है। DGU जिन चावल में जो है बौनेपन की जीन तथा OPEC2 मक्के में बौनेपन की जीन जो है ये आपका नोरिनटिन होता है। ठीक, और OPEC2 जो है क्या है? ये आपका मक्के में बौनेपन के लिए है और DGU जिन जो है ये आपका कहाँ के लिए है? ये चावल में जो बौनापन देखा जाता है उसका ये जीन है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से लारेंज वक्र, तो लारेंज वक्र के द्वारा क्या मापा जाता है? तो लारेंज वक्र अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, आय विषमता। तो लारेंज वक्र के द्वारा ये आय, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, यानी कि आय की जो विषमता है उसके द्वारा इसी का प्रदर्शन किया जाता है, उसी की माप इसके द्वारा होती है। ठीक, अगला देखिए 22 का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ठीक, तो जल को जो जीवाणु मुक्त करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका ओजोन के द्वारा भी होता है, ये क्लोरीन डाइऑक्साइड यानी कि आप जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो है। ठीक, और क्लोरोएमीन इसका भी उपयोग होता है। यानी कि इन सभी का उपयोग जो है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है।
नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो नोबल शांति पुरस्कार 2020 के लिए जो 2020 का शांति सम्मान पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। ठीक, तो इसमें बेंजामिन नेतन्याहू हैं, डोनाल्ड ट्रंप हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है राइट हो जाता है। ठीक, विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा 2030 तक जो आपका संपोषणी विकास लक्ष्य यानी SDG लक्ष्य है, लक्ष्य नंबर 2 है, उसमें है कि भूखमरी के उन्मूलन के लिए जो प्रयास किया जा रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा, उसी के लिए उसे नोबल पुरस्कार 2020 दिया गया है। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो विकल्प दिया गया डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 30 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, 30 नंबर में जो दिया गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है। ठीक, और उसमें दिया है कि विक्रय मूल्य 414 है, तब बट्टे की दर क्या होगी? ठीक, तो बट्टा बराबर क्या होता है? बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो अंकित मूल्य कितना है? 450 है और विक्रय मूल्य आपके पास कितना है? 414 है। तो इसमें घटा देंगे कितना आ जाएगा? ये 36 आ जाएगा। तो बट्टा हमारे पास कितना मिला? 36 मिला, जबकि निकालना क्या है? बट्टे की दर यानी प्रतिशत। अब हमें मिल गया बट्टा यानी कि 36 है, तो बट्टे की दर बराबर होता है, दर बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बट्टा कितना है? 36 बट्टा गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा? बटे आपका जो अंकित मूल्य है 450। ठीक, अंकित मूल्य कितना है? 450 है, इसी पे तो हमको निकालना है बट्टे का दर यानी प्रतिशत। ठीक, तो इस आधार पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका 1 0 से ये कट जाएगा। ठीक, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 यानी 8% आ जाएगा यहाँ पे आपका बट्टे की दर। तो इस आधार पे राइट आंसर आपका बी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में से चल रही 8 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ठीक, तो इस आधार पे जो पहली रेलगाड़ी की चाल है उसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहले हम लोगों को क्या करना है, जो रेलगाड़ी की लंबाई है रेलगाड़ी की कितनी है? 150 मीटर, तो क्या हो जाएगी? दूरी वही हो जाएगी। ठीक, तो पहली जो रेलगाड़ी उसकी चाल यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी? D/S, ये आपका डिस्टेंस बाई D/T, ये आप जानते हैं। S यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, D यानी कि डिस्टेंस, दूरी कितनी है? 150, पहली गाड़ी का हम निकाल लें यानी S1 आप मान चलिए इसको। ठीक, 150, समय कितना है? 15 सेकंड लग रहा है और आएगा कितना? ये 10 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा कितना है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक, दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है इसमें नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी यानी S2 कितना है? ये x है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x है। ठीक, ये भी कितना है? मीटर प्रति सेकंड में है। अब चूंकि शर्त क्या दे रहा है कि गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए दोनों की लंबाई और चाल क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए चाल बराबर क्या हो जाएगा? अब दोनों का कंबाइंड जब निकाला जाएगा तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? S1 + S2 यानी दूरी बटा समय यानी D/T। तो दूरी कितनी है टोटल? यहाँ पे आपका x प्लस, ये आपने निकाला ही है, दोनों की स्पीड अलग अलग, तो x + 10 आपका यहाँ पे मिला है। ठीक, और यहाँ पे जो आपका टोटल हो जाएगा ये आपका आ जाएगा किसके इक्विवेलेंट? यहाँ पे आपका 150 एक का है लंबाई। ठीक, और दूसरे की कितनी है? वो भी आपका अब यहाँ पे देखिए दोनों की दूरियों को ऐड करना है, यानी कि एक हमारी रेलगाड़ी जो है 150 मीटर की है, दूसरी भी 150 की है। यहाँ पे देखिए दिया है ना कि उतनी ही लंबी की दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में, तो दोनों क्या हो रही हैं? विपरीत दिशा में जब आ रही हैं तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ दिया जाएगा। यदि विपरीत दिशा से जा रही हों, ठीक, आपस की तरफ यानी एक दूसरे की तरफ ये आ रही हैं, यहाँ देखिए
यहाँ तक आपका क्लियर हुआ, ये आप याद रखिएगा। ठीक, आगे दोबारा से ये किया जाएगा। पहले प्रश्न देख लीजिए एक बार फिर से कि उतनी ही लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। तो यानी एक दूसरे की तरफ ही आ रही है विपरीत दिशा में। तो दोनों का पहले आपका S1 कितना निकला है, 10 निकला है। S2 हमने क्या माना है, x माना है। ठीक, प्रश्नानुसार हमने देखा कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, इसलिए क्या होगा, दोनों की लंबाई और चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका जो चाल बराबर दोनों का। तो दोनों का चाल क्या है, x + 10 है, एक का x है, दूसरे का 10 मीटर पर सेकेंड है। दूरी क्या हो जाएगा, दूरी दोनों की लंबाई के बराबर दूरी हो जाएगा। ठीक, एक रेलगाड़ी 150 है, दूसरी भी उतनी है। एक दूसरे को पार कितने में करती हैं, 8 सेकंड में करती हैं। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये यस यानी कि कंबाइंड दूरी यस बराबर d/s d/t होता है ना, यानी दूरी बटा समय होता है। ठीक, तो ये 150 300 हो गया, 300 बटे आपका ये 8 हो गया, और इधर x + 10 हो गया। ठीक, तो 300 बटे 8 ये आप काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 37.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो 10 को इधर आप ले जाएंगे, -10 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27.5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये x का वैल्यू यानी कि स्पीड सेकेंड जो रेलगाड़ी उसकी स्पीड कितनी मिली, 27.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकेंड में मिला है, इसको आप याद रखिएगा। x का वैल्यू कितना है, 27.5 मीटर प्रति सेकेंड मिला है, जबकि यहाँ विकल्प में किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है, जब मीटर प्रति सेकेंड रहे तब। यदि किलोमीटर दिया है, मीटर प्रति सेकेंड में दिया है, तब 5/18 से गुणा करते हैं। तो ये गुणा करने पे आपका आ जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति आवर। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा, ये आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए 32 में दिया है कि 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं किंतु 3 से विभाज्य नहीं हैं। तो 11 से 50 के बीच 7 से विभाज्य जो संख्याएं वो कौन सी हैं, पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। 11 से 50 के बीच तो 7 दूनी 14 है, 7 त्रिक 21 है, 7 चौक 28 है। ठीक, 7 पचे 35 है, 7 छंग 42 है, 7 सते 49 है। ठीक, 11 से 50 के बीच की बात कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक, तो इसमें जो कह रहा है कि 7 से विभाज्य हों लेकिन 3 से विभाज्य ना हो, कौन सी संख्या है, तो 3 से विभाज्य कौन सी नहीं होगी, 14 हो गया। ठीक, 28 हो गया, 35 हो गया और 49 हो गया, यानी 4 संख्याएं जो है 3 से विभाज्य नहीं होंगी। ठीक, तो विकल्प में आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए 33 नंबर, इसमें दिया है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, उनकी यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो कुल 200 हैं, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो उनका योग 580 है। चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर हैं, तो मान लीजिए चिड़ियाघर में खरगोश की संख्या क्या है, x है, कबूतरों की संख्या कितनी है, y है। ठीक, x क्या है, खरगोश, y जो है कबूतर है। पहला क्या बोल रहा है कि दोनों का कुल, तो ये कुल 200 हैं, तो इनका योग जो है कुल कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक, यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो उनका योग 580 होता है। ठीक, तो खरगोश के कितने पैर हो गए, 4, तो 4x हो गया, प्लस कबूतर के कितने हैं, 2 हैं। ठीक, और दोनों को योग किया जाता है, यानी इनका योग कितना आया, 580 आता है। ठीक, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। दोनों समीकरण में यहाँ पे आप देखिए, यदि पहले समीकरण में यहाँ पे हम लोग 4 से गुणा कर देते हैं तो ये 4x हो जाएगा, 4y हो जाएगी, 800 हो जाएगा। ठीक, इसको घटा देते हैं यदि, तो ये कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, और ये आपका 800 में से 580 घट जाएगा तो आ जाएगा 220, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 110, तो y यानी कबूतरों की संख्या है। चिड़ियाघर में कुल कबूतर हमसे पूछा है, तो y बराबर 110, यानी टोटल कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी। ठीक, तो राइट आंसर बी हो गया। क्लियर, ये चीज़ें समझ में आएगी नहीं आपको, कैसे ये करना है, जो दिया गया बस वही फॉलो करते चले, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक, ट्रिक भी यहाँ से आप लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक फॉलो करने का मतलब आप भूल जाएंगे। जो बेसिक मेथड है उसी को फॉलो करिए, बेसिक से आप आसानी से
इसको कर पाएंगे। ठीक, तो बेसिक में हमने क्या किया, पहले खरगोश को माना x, कबूतर को माना y। तो इसमें दिया है कि यदि उनके सिरों की गिनती की जाती है तो खरगोश का भी सिर एक ही होगा, कबूतर का भी एक ही होगा, तो दोनों की संख्या योग करके 200 हो गया। ठीक, यहीं पे बोला पैरों को, तो खरगोश के कितने हो गए, 4 पैर हो गए, कबूतर के 2 हो गए, तो ये दोनों योग कितना हो गया, 580 हो गया। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल गए, समीकरण को सॉल्व करना है तो कोई मेथड यहाँ पे देखा जाए कि एक कट जाए ताकि एक वेरिएबल हमको मिले। तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दिया गया दोनों पक्षों में, तो यहाँ पे आपका 800 आ गया, इसको घटा दिया गया, ये कट गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, ये 4 में से 2 हो गया, 2y हो गया, 220 यहाँ पे आ जाएगा, y बराबर 110। ठीक, y हमने को निकालना था कबूतरों की संख्या। क्लियर हुआ। अगला देखिए, दीवार घड़ी में 3:25 हो रहे थे। ठीक, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो कोण है वो कितना होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है घंटे, मिनट और कोण के बीच जो संबंध होता है उसमें हम लोग देखें तो 3:25 हो रहा है। ठीक, तो आप जानते हैं कि मान लीजिए ये है और एक के बीच टोटल ये घड़ी कितने की होती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 12 बजते हैं। ठीक, तो एक जो ये आपका अंतराल होता है यहाँ पे, ये कितने का होता है, लगभग 30 डिग्री का, लगभग क्या एग्जैक्ट 30 ही होता है। ठीक, तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है कोण निकालने का। फार्मूला ये है m यानी कि मिनट बराबर होता है 2/2/11 गुणे t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक, तो इसी से निकालना है। 3:25 हो रहे हैं, यानी m बराबर कितने हो गए, 25 हो गए, 2/11, t यानी कि टाइम कितना है, 3 बज रहा था। ठीक, प्लस माइनस थीटा, और यहाँ से आप निकालेंगे तो यदि इसे इधर गुणा करेंगे ये आपका नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 275/2 बराबर 30×90 प्लस माइनस थीटा। ठीक, 275/2 इक्वल टू 90 प्लस माइनस थीटा। अब आइए यहाँ पे देखिए, 275/2 बराबर 90 प्लस माइनस थीटा। अब यहाँ से निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें भाग दे दिए, यह आ गया 137.5, इसको इधर ले आइए, -90 बराबर प्लस माइनस थीटा। ठीक, ये घट जाएगा तो थीटा बराबर ये हो जाएगा 47.5। ठीक, डिग्री में आप चेंज करना चाहेंगे, 47 सही 1/2 अंश। ठीक, तो कितने का कोण बनेगा, 3:25 पे लगभग 47.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये भी सॉल्व हो गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 35 में रीजनिंग आ गया है। इसमें कह रहा है कि यदि ए बराबर, यहाँ पे भाग है, बी बराबर प्लस है, सी बराबर माइनस है, डी बराबर गुणा है, यानी कि ए को मान लिया जाए भाग गुणा, ये इस तरह से है आपका। ठीक, तो कौन सा इसमें सही है, तो इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग विकल्प में रखने पे जो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपका जो सही विकल्प हो जाएगा डी हो जाएगा। इसको सॉल्व पहले से किया गया है। ठीक, आप एक एक विकल्प करेंगे तो ये ज़्यादा समय लेगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं 108। सी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी का मतलब माइनस है। ठीक, -72, और यहाँ पे देखिए बराबर क्या हो जाएगा 78, फिर सी माइनस सी दिया है यानी कि -42। ठीक, तो 108 - 72 क्या हो जाएगा, 36 आ जाएगा, 78 - 42 36 आ जाएगा, यानी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इसलिए आपका डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर में जो दिया गया है, बी की आयु ए की 2 गुनी है किंतु एफ से आधी है, सी जो है ए की आयु का आधा है किंतु डी से 2 गुना है। कौन से दो लोग अधिकतम और न्यूनतम आयु वाले हैं। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ का इशू है, सर्दी वगैरह है, कोल्ड वगैरह, तो इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे वॉइस को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो 36 में जो दिया गया कि बी की आयु, पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं एक्स। ए को एक्स मानने पे
बी की आयु क्या हो जाएगी, बी यहाँ पे बी की आयु ए की 2 गुनी है तो 2x हो गया। ठीक, एफ क्या हो जाएगा, एफ यहाँ पे देखिए बी की आयु ए की 2 गुनी है किंतु एफ से आधी है, तो एफ कितना हो जाएगा ए का, तो ये आधी यानी कि 4 गुना लगभग हो जाएगा। ठीक, तो 4x हो गया ये। सी की आयु क्या हो जाएगी, सी ए की आयु का आधा है, तो ए का आधा यानी x/2 बराबर सी हो जाएगा। ठीक, किंतु डी से 2 गुना है, तो डी की आयु क्या हो जाएगी, डी बराबर हो जाएगा ए का 2 गुना यानी कि x है तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, तो अधिकतम आयु एफ की होगी और न्यूनतम डी की होगी, यहाँ से आप देख लीजिए ये आपका 4x है, तो x का जो भी मान आएगा तो सभी को एक वेरिएबल के संदर्भ में निकाला गया, इसलिए आपका यहाँ पे आसानी से निकल आया, यानी एफ और डी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे थे और यदि राज की परछाई उसके बाईं तरफ बनती है तो अजय किस दिशा में जा रहा है। ठीक, सूर्य की दिशा, राज की परछाई की हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए कि सूर्योदय के बाद राज और अजय एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। यदि राज की परछाई बाईं तरफ बने, यदि मान लीजिए ये आपका ईस्ट हो गया, इधर से सूर्य निकलेगा तो ये अजय हो गया और इधर आपका राज है। ठीक, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो राज की परछाई बाईं तरफ, इसका बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाए, तो इधर बायां बन रहा है यानी सूर्योदय इधर से हो रहा है, ये इधर बायां बन रहा है यानी ये सही दिशा में जा रहा था। ठीक, अब पूछ रहा है कि अजय किस दिशा में जा रहा है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अजय आपका किधर आ रहा है, नीचे की तरफ यानी दक्षिण की ओर आ रहा था, तो अजय का क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। ठीक, तो इसका लेफ्ट ये हो गया, इसका राइट ये, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, इसका राइट ये, तो सूर्य जब इधर से आ रहा है तो परछाई भी तो इधर बनेगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है ये लोकनाथ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, तो सी राइट यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए 39, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष हैं ये पीडी टंडन जी थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन राइट आंसर ये हो जाता है। टीवी चैनलों को टीआरपी प्रणाली की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तो टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मूल्यांकन के लिए नवंबर 2020 में प्रसार भारती के सीईओ हैं शशि एस वेम्पति, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तो इसमें जो विकल्प के अनुसार राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी शशि एस वेम्पति। ठीक, तो ये यहाँ पे देखिए पहला जो ये पार्ट था तो ये आपका दोनों चैनलों पे उपलब्ध होगा। इसके आगे वाले जो पार्ट होंगे ये आपका केवल वनडे जंक्शन पे ही उपलब्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे ही सामान्य अध्ययन के सारे क्लासेस, सारे सेट, सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो जीआईसी के लिए जो टोटल 10 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा ये आपके लिए फ्री होगा, सभी के लिए फ्री होगा। ठीक, ये वनडे जंक्शन यूट्यूब चैनल पर ही कराया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको अलग से प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहाँ आपको अलग से वो आपका करंट अफेयर्स का भी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का भी प्रैक्टिस वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।